हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल स्कॉलर। एज पर सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार विजिट कर लीजिए मेडिकल स्कॉलर चैनल पर, एंड उधर जाके फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। एज पर सिलेबस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइगेंड, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्पेयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलेक्सिस, idiosyncrasy and allergy. But in this lecture I will cover these 4 topics. But next lecture पे हम लोग कवर करेंगे ये 6 टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टॉपिक। सो जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइगेंड। सो बेसिकली व्हाट इज़ लाइगेंड? तो लाइगेंड क्या होते हैं? लाइगेंड बेसिकली द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर आर नोन एज लाइगेंड। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन टू समथिंग्स, मतलब किसी के साथ किसी का ऊपर अट्रैक्शन। सो मॉलिक्यूल्स मतलब अगर वो ड्रग भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है और कोई हार्मोन भी हो सकता है। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल किसका ऊपर एफिनिटी है? रिसेप्टर के ऊपर एफिनिटी है। सो बेसिकली व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर आर बेसिकली प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? जो प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन का ऊपर, मतलब सेल का ऊपर प्रेजेंट रहता है रिसेप्टर। सो रिसेप्टर के ऊपर जिस मॉलिक्यूल का एफिनिटी है बाइंडिंग होने का, उसी को बोलते हैं लाइगेंड। सो इधर जो डायग्राम दिया गया है इधर आप लोग देख सकते हो, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसका ऊपर है रिसेप्टर और लाइगेंड आके बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, फिर शो होगा रेस्पॉन्स एक्टिविटी। मतलब अगर किसी का दर्द हो तो दर्द के लिए अगर जो दवाई दिया जाएगा वो जाके कहाँ पर बाइंड होगा? रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद क्या शो होगा? दर्द खत्म हो जाएगा। तो यही बेसिकली होता है लाइगेंड। सो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। सो बेसिकली लाइगेंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एगोनिस्ट और सेकेंड वन इज एंटागोनिस्ट। सो बेसिकली व्हाट इज एगोनिस्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पार्शियल एगोनिस्ट और सेकेंड वन इज इन्वर्स एगोनिस्ट। एंड एंटागोनिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट। एंड कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कॉम्पैरेटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट एंड सेकेंड वन इज कॉम्पैरेटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। सो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो ये सब को जानने से पहले आप लोगों को फुल क्लियर नॉलेज लेना है व्हाट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता क्या है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ रिसेप्टर। मतलब किसी अगर कोई लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा? उसका एक्शन शो होगा। वही जो एक्शन है वही एक्शन को बोला जाता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब सेल का अंदर जो उसका जो रिस्पॉन्स का चेंज होगा, मतलब सेल का जो बिहेवियर है, अगर सेल का कोई मतलब रिस्पॉन्स है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो चेंज होगा, उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब आफ्टर बाइंडिंग लाइगेंड विद द रिसेप्टर, इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, नाउ जो नेक्स्ट एक है डायग्राम। सो बेसिकली अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एगोनिस्ट, व्हाट इज एंटागोनिस्ट, द एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ एगोनिस्ट, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो आप लोग को ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ये दिमाग में डायग्राम आप लोग याद कर लोगे तो उसके बाद आप लोग खुद से मतलब एग्ज़ाम में खुद से लिख पाओगे कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। उसके लिए कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। सो अगर इस डायग्राम को आप लोग समझेंगे तो इधर क्या बोला गया? ये है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब आई। इधर क्या लिखा हुआ है? +1 और एक है -1, इधर 0। और जो रिसेप्टर का दोनों कॉन्फर्मेशन होता है, मतलब रिसेप्टर एक्टिव स्टेट में भी रहता है, इसको बोला जाता है RA, और रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में भी रहता है तब उसको बोला जाता है RI। सो एगोनिस्ट का जो अगर ग्राफ देखेंगे आप लोग तो देखिए +1 का तरफ है, और इन्वर्स जो एगोनिस्ट है वो -1 की तरफ है। एंटागोनिस्ट जो है इधर है, और पार्शियल एगोनिस्ट जो है फुल एगोनिस्ट का ठीक नीचे में है इसका लोकेशन। तो अगर ये डायग्राम को आप लोग समझ गया होगा तो फिर आप आइए एगोनिस्ट पे। तो एगोनिस्ट में क्या बोला गया? हैज़ एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर साइट, मतलब इसका एफिनिटी है रिसेप्टर साइट पे बाइंड होने का। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है शोज इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब आइए इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1। तो इधर अगर ये डायग्राम आप लोगों को मतलब माइंड में है तो अब आप लोग एग्जाम में लिख सकते होंगे कि इधर इंट्रिंसिक एक्टिविटी
शो करेगा जो +1 है। और क्या होगा, बाइंड्स टू RA कॉन्फर्मेशन, क्योंकि एगोनिस्ट इस तरफ है तो मतलब एगोनिस्ट बाइंड होने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स आएगा रिसेप्टर, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, इसीलिए RA कॉन्फर्मेशन। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो उसके बाद आप लोग खुद से इसका डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। फिर एगोनिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, एगोनिस्ट का एग्जाम्पल जो है एसिटाइल कोलिन एक्ट्स एज एगोनिस्ट ऑन मास्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इधर डायग्राम में क्या बोला गया है, ये है लाइगेंड बेसिकली जो है एसिटाइल कोलिन, एक किसके साथ बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन का ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट। तो रिसेप्टर कौन कौन सा है, मास्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। आफ्टर बाइंडिंग द लाइगेंड विद द रिसेप्टर, क्या शो होगा, बाइंडिंग ऑफ एन एगोनिस्ट टू ए रिसेप्टर कॉजेज रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर लाइगेंड जब मतलब एगोनिस्ट जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इधर बोला गया, तो यही हो गया एगोनिस्ट। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एगोनिस्ट, तो आप लोग ये सब लिख के और ये डायग्राम देके आ जाओगे, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटागोनिस्ट। बेसिकली एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट फिर आप लोग अगर ये डायग्राम देखोगे तो आप लोगों को फिर आप लोग खुद से बना सकते हो। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट हैज़ एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर साइट, मतलब इसको भी रिसेप्टर से बाइंड होने में कोई दिक्कत नहीं। फिर है सोर्स नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब इधर जीरो है तो इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, जीरो होगा। एंड सिंपली ब्लॉक द रिसेप्टर साइट एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट विथ रिसेप्टर, मतलब इधर बोला गया है ये है एगोनिस्ट तो इसको ये बाइंड होने नहीं देंगे, तो एक एंटागोनिस्ट जाके क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद क्या शो होगा, और ये जो एक्टिवेशन है उसको बंद कर देगा, मतलब रिसेप्टर को एक्टिवेशन नहीं होने देंगे। तो इधर बोला गया बाइंड्स टू बोथ RA, मतलब रिसेप्टर एक्टिवेट भी हो सकता है और रिसेप्टर इनएक्टिव भी हो सकता है। इक्वल एफिनिटी है, मतलब बोथ एफिनिटी है रिसेप्टर के साथ। तो ये हो गया एंटागोनिस्ट पार्ट। और जो एंटागोनिस्ट को फिर क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में, एक है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और सेकेंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन करेगा किसके साथ, एंटागोनिस्ट कॉम्पिटिशन करेगा एगोनिस्ट के साथ, किसके लिए, रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। इसीलिए इधर बोला गया कॉम्पीट विथ एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर साइट, मतलब एक ही रिसेप्टर है उस उधर बाइंड होने के लिए एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के साथ कंपटीशन करेगा, तो इसी को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वो क्या होता है, वो कंपटीशन नहीं करेगा लेकिन वो जाके बाइंड होगा एलोस्टेरिक साइट पे, किसका, रिसेप्टर के, उधर जाके एगोनिस्ट का जो एक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। इधर वही बोला गया है बाइंड्स टू एन एलोस्टेरिक साइट ऑन द रिसेप्टर टू प्रिवेंट एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। तो इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तो इधर देखिए आप लोग, जो ग्रीन कलर का जो है सर्कल है वो है आप लोगों का एगोनिस्ट, ओके, और जो रेड है वो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हम लोग क्या बोले थे, कंपटीशन करेगा किसके साथ, एगोनिस्ट के साथ, किस लिए, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए। तो इधर देखिए इधर कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है, तो उसी को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। बट इन दैट केस नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इधर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बट तब कंपटीशन अगर नहीं होगा तो एगोनिस्ट जाके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो जाके बाइंड होगा रिसेप्टर के एलोस्टेरिक पार्ट पे। इधर देखिए इधर बाइंड हो गया, तो बाइंड होने के बाद क्या शो करेगा, जो एगोनिस्ट का जो एक्शन है उसको प्रिवेंट कर देगा, तो इसी को बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ओके। फिर जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रिवर्सिबल और सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल मतलब अगर आप लोग मतलब अभी कभी देखे होंगे जो एगोनिस्ट का अगर मतलब इधर रिसेप्टर बाइंड हुआ है तो रिसेप्टर एगोनिस्ट बाइंड हुआ है और इधर एंटागोनिस्ट है। अगर एंटागोनिस्ट इधर बाइंड हुआ है तो अगर एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप लोग इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद वो क्या होगा, एंटागोनिस्ट उधर से डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब उठ के चल जाएगा। तो उधर क्योंकि एगोनिस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया, इसीलिए बोला गया रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद जो
एंटागोनिस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा रिसेप्टर के साथ। तो इसी को बोला जाता है रिवर्सिबल कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट। बट इरिवर्सिबल कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है, इधर डिसोसिएट नहीं होता, मतलब एंटागोनिस्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, इसी को बोला जाता है इरिवर्सिबल कॉम्पैरेटिव एंटागोनिस्ट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्शियल एगोनिस्ट। तो बेसिकली पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, इसका अगर आप लोग डायग्राम देखे होंगे, इधर क्या था, फुल एगोनिस्ट का ठीक नीचे में था, मतलब एगोनिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे और एंटागोनिस्ट की तरह, इसका बीच में है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का बीच में। सो 0 और +1 का बीच में रहेगा पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इधर वही बोला गया है, हैज़ एफिनिटी फॉर रिसेप्टर साइट, मतलब इसका एफिनिटी है रिसेप्टर से बाइंड होने का। फिर है लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, देन फुल एंटागोनिस्ट, मतलब 0 से क्या है, ज़्यादा है, और जो मतलब फुल एंटागोनिस्ट है उससे कम है। और बाइंड करेगा किससे, बोथ, मतलब RA कॉन्फर्मेशन एंड RI कॉन्फर्मेशन, मतलब एक्टिवेट भी होगा और इनएक्टिवेट भी होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पिंडोलोल इज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ ए बीटा रिसेप्टर, मतलब बीटा रिसेप्टर में पिंडोलोल क्या है, ऐसा काम करता है पार्शियल एगोनिस्ट की तरह। तो अगर डायग्राम में आप लोग समझेंगे तो इधर एक सेल मेम्ब्रेन है, इधर प्रेजेंट है 2 रिसेप्टर। ओके, और जो ए है फुल एगोनिस्ट, जो आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या शो होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। बट इन द पार्शियल एगोनिस्ट इधर क्या होगा, बाइंड करने के बाद इधर सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स, मतलब इस रिस्पॉन्स से थोड़ा कम रिस्पॉन्स। बट एंटागोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट की तरफ कोई काम नहीं, ऐसा नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक नहीं, पॉजिटिव भी होगा बट थोड़ा कम होगा। किससे कम होगा, फुल एगोनिस्ट से थोड़ा कम होगा इसका जो रिस्पॉन्स है। जैसे फुल एगोनिस्ट का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन। बट पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है पिंडोलोल, पेनब्यूटोलोल एंड एसिब्यूटोलोल। ओके, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स एगोनिस्ट। तो बेसिकली इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है, तो अगर आप लोग ये डायग्राम में देखे होंगे तो इन्वर्स एगोनिस्ट में इधर जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी था वो होता है नेगेटिव, मतलब 0 से कम। तो इधर क्या मतलब एंटागोनिस्ट से कम था नीचे, तो मतलब इन्वर्स मतलब क्या होगा, एगोनिस्ट के तरह ही काम करेगा, लेकिन एगोनिस्ट का जो रिस्पॉन्स है उसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स होगा, इन्वर्स होगा। मतलब इधर +1 इंटेंसिटी एक्टिविटी था बट इधर होगा -1, मतलब इसका ठीक ऑपोजिट रिस्पॉन्स होगा इन्वर्स एगोनिस्ट में। मतलब एगोनिस्ट जो था इसका जो रिस्पॉन्स है उसका ठीक ऑपोजिट होगा इन्वर्स एगोनिस्ट में। तो इधर क्या बोला गया है, हैज़ एफिनिटी फॉर रिसेप्टर साइट, ऑब्वियसली शोज इंट्रिंसिक एक्टिविटी बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट का जो रिस्पॉन्स है उसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स होगा, वही है इन्वर्स एगोनिस्ट। और बाइंड होगा किसके साथ, RI इन कॉन्फर्मेशन, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को। इसका एग्जाम्पल क्या है, बीटा कार्बोलिन एक्ट एज इन्वर्स एगोनिस्ट ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, जो है गाबाई। इस रिसेप्टर पे बीटा कार्बोलिन वो इन्वर्स एगोनिस्ट के तरह काम करता है, मतलब बाइंड होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, एगोनिस्ट का ठीक ऑपोजिट होगा। जैसे इधर डायग्राम में बोला गया है, इधर फुल एगोनिस्ट है और इधर इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा रिस्पॉन्स, बट कौन सा रिस्पॉन्स, ऑपोजिट रिस्पॉन्स। किसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स, एगोनिस्ट का ऑपोजिट रिस्पॉन्स, इसी को बोला जाता है इन्वर्स एगोनिस्ट। ओके, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेयर रिसेप्टर। बेसिकली स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर मतलब अगर आप लोग पहले डायग्राम को समझेंगे तो इधर सेल है, इधर भी सेल है, तो सेल का ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इधर भी सेल का ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, बट इधर जो लाइगेंड है वो इधर चारों में बाइंड किया गया है। फिर उसका जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा, बट इन दैट केस इधर लाइगेंड एक रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये अनऑक्युपाइड है, मतलब इसके साथ बाइंड नहीं हुआ, फिर भी इसका जो रिस्पॉन्स है मैक्सिमम रिस्पॉन्स है। तो जो अनऑक्युपाइड जो मतलब रिसेप्टर है उसी को बोला जाता है स्पेयर रिसेप्टर। तो इधर डेफिनेशन में क्या बोला गया, दीज आर अनऑक्युपाइड एंड अवेलेबल रिसेप्टर आफ्टर द मैक्सिमम रिस्पॉन्स शोन बाय एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इज नोन एज स्पेयर रिसेप्टर। मतलब बॉडी में बहुत तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो उधर अगर एगोनिस्ट जाकर उधर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स आ गया 50, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन फिर बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितने तक जाएगा, 50 से लेके 70 तक। फिर इसको अगर ग्राफ में आप लोग समझेंगे, सो बेसिकली इधर जो है डोज,
और इधर क्या है, रिस्पॉन्स है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मतलब ऐसे कम करके डोज देंगे, तो डोज देने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स आएगा इधर, फिर हम लोग क्या करेंगे, डोज को बढ़ाएंगे, डोज बढ़ाने के बाद इधर आएगा रिस्पॉन्स, फिर डोज बढ़ाएंगे, डोज बढ़ाने के बाद इधर आएंगे, फिर जाते जाते ऐसे ऐसे करके इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा, फिर मतलब 100% इधर कॉम्प्लीट रिस्पॉन्स, मतलब इसका ऊपर और नहीं बढ़ेगा। तो अगर इधर देखा जाए तो इधर चारों रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद फिर इधर मैक्सिमम रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब 100%। बट इधर क्या हो रहा है, इधर 3 रिसेप्टर अनऑक्युपाई है, सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे लाइगेंड बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो हो रहा है, तो उसका ऊपर और नहीं बढ़ेगा, तो इधर बाइंड होने का ज़रूरत नहीं। तो ये जो रिसेप्टर है ये अनऑक्युपाई है, मतलब अवेलेबल है, मतलब इस पर कोई लाइगेंड बाइंड नहीं हुआ, तो ये जो अनऑक्युपाइड जो रिसेप्टर है इसी को बोला जाता है स्पेयर रिसेप्टर, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी शो होगा और अनऑक्युपाइड भी रहेगा, इसी अनऑक्युपाइड रिसेप्टर को ही बोला जाता है स्पेयर रिसेप्टर। ओके, और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और ये टॉपिक अगर आप लोग नहीं मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अब अगर इसको नहीं समझेंगे तो फार्माकोलॉजी में आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।